वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल ने बेगी तेरे इश्क में, किस्त नंबर 10। चौथा गिलास पानी का पीते कबीशा आखिर तक हार कर ऑफिस की कुर्सी से उठ गया। वो घर जाना चाहता था। वो जल्दी जल्दी से ऑफिस से निकला था। भाई जी कहाँ जा रहे हैं आप? करमशाह ने इसे पीछे से पकड़ कर कहा। मेरी तबीयत ख़राब है, घर जा रहा हूँ, तुम सब देख लेना। जी जी आप आराम से जाएं। वो मुस्कुराता अंदर चला गया। वो जो भी काम हो वो कर लीजिएगा। वापस मुड़ते वो टुक करवा गया था। परेशानी से कबीशा जल्दी घर पहुंचा और पहला काम सिक्योरिटी कैमरे क्लियर करने का किया। फिर वो कुछ सुकून में हुआ और अंदर की तरफ बढ़ा। दिल दा शीशा साफ ते नहीं ना, तू फिर किता माफ ते नहीं ना, तू क्यों इज्जत सजावा देवें, तेरे हाथ इंसाफ ते नहीं ना। कड़ियाँ जिंटर दी आदत पा के वेख हंडारा इंसाफ ते नहीं ना। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र सामने से आती वर्दा पर पड़ी। आज पूरे 4 महीने के बाद वो इसे यूं जागते में अपने सामने देख रहा था। वर्दा की नज़र भी सामने से आते कबीशा पर पड़ी तो वो बौखला गई। तो कबीशा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वर्दा को तो जब से करमशाह ने बताया था कि रात को कबीशा को कमरे से निकलते देखा है, वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। इसने जैसे ही कबीशा को देखा वो तो वापस कमरे में भाग गई। कबीशा की धड़कन तेज़ हुई थी, लेकिन इसकी यूं वापस भाग कर जाने से इसे बुरा लगा था। वो रुक भी तो सकती थी, पूछ भी सकती थी, मेरे करीब भी तो आ सकती थी। वो बस सोच कर रह गया और अपने कमरे में चला गया। इसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी। भाई जी क्या मैं आ जाऊँ? इरम ने मुँह अंदर करके पूछा। आ जाओ कहता वो उठकर बैठ गया था। चाय भाई जी? शुक्रिया कहता वो चाय पीने लगा, जबकि इरम सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने तुम्हारी तरफ से सैलरी भेज दी है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर अपने घर मिलाओ। 6 महीने होने वाले हैं और साथ शादी के मुतल्लक भी बता दो ताकि वो शिरकत कर सकें। भाई जी अपने खुद कर्ज भी हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इरम तुम हमें याद आ रही हो। जब भी फ़ोन किया यही कहते हैं पैसे कब भेजोगी। आपा की शादी हो गई और बाकी 2 बहनों की भी है जुमा को, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं कि इरम तुम भी आ जाओ। कबीशा ने हाथ इसके सर पर रखा तो वो मुस्कुरा दी। आंसू साफ करते इसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से बोली, मुझे नहीं मालूम भाई जी, मैंने ज़िंदगी में कौन सी नेकी की है जो मुझे मिल गए, वरना तो न जाने इस वक्त कहाँ और किस हाल में होती। नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह पाक ने सब लिख रखा है और जो खुद नेक हो उनको वो रुसवा नहीं करता। बेशक वो मोहब्बत से बोली। ये लो। कबीशा ने एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये क्या है? ये तुम्हारी शादी की तैयारी के लिए है। अपनी भाभी को साथ ले जाओ और जो लेना हो ले लो। वो प्यार से बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई जी, आप तो पहले ही इतने सारे पैसे घर भेज चुके हैं। यूँ तो एक बड़ा भाई अपनी बहन को दे रहा है तो इनकार मत करो, लेकर भाग जाओ। वो शरारत से बोला तो इरम खिलखिला कर हंसी। खुश रहो। इसने दिल से दुआ की। भाई जी एक बात करूं? बोलो। वो आपका इंतज़ार करती हैं सारा दिन। कौन? कबीशा ने हैरानगी से पूछा। वही जो आपको रात रात भर सोने नहीं देती। कबीशा को शदीद खांसी आ गई। मैं तो पूरी रात अच्छे से सोता हूँ। नहीं भाई जी आप बस 4 या 5 घंटे सोते हैं और ये अच्छी बात नहीं, कहती वो मुस्कुराती कमरे से चली गई। जबकि कबीशा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो क्या वो पकड़ा जा चुका है? नहीं, वो तो सबके सो जाने के बाद। नहीं, मैं तो कभी भी रात को कमरे से बाहर नहीं निकला। इसने खुद को तसल्ली दी और स्टडी रूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। और खुद को थोड़ा वक्त देना चाहता था ताकि इसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये क्या? वर्दा ने खौफ से आंखें बड़ी बड़ी करके कबीशा को देखा। वो तो सो चुका था। इरम ने बताया था दरवाज़ा बोलते हैं। कबीशा ने वर्दा को हकलाते देखकर कहा। वो सामने थी। पहले दिन की तरह डरी सहमी हुई, लेकिन आज वो गुस्सा नहीं था जो पहले दिन था। हाँ, वर्दा का भी क्या कसूर था? ये सब तो किस्मत में लिखा था और होकर रहना था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। क्यों लॉक किया? वो गुस्से से या शर्म से लाल हो चुकी थी, क्योंकि ये मेरा स्टडी रूम है और यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। मैं सफाई करने आई थी तो करो। वो गुस्से से कहता कोई किताब निकालने लगा। लॉक खोलें, मुझे जाना है, मैं मुलाजिम नहीं हूँ, कहता वो किताब लेकर सोफे पर बैठ गया।
वो अभी भी वहीं खड़ी थी। कबीशा ने इसे पूरा इग्नोर किया था क्योंकि ये मुश्किल तरीन काम था इसके लिए। थोड़ी देर के बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खोल रहा था। वो बड़े मज़े से इसके दरवाज़ा खोलने के इक़दामात देख रहा था। ये नहीं खोल रहा और रोने वाली हो गई थी। तो मैं क्या करूं? अपना काम करो और मुझे बुलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। इसमें लोग कमज़ोर और डरपोक हो जाते हैं, ये तो सुना ही था। लेकिन वो बाकी आज डर रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी, लेकिन इसने कुछ गलत नहीं किया तो वो क्यों माफ़िया मांगे? इनका भी तो कसूर था, मुझे बताना चाहिए था। वो सोचती फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। कबीशा तो बस पागलों की तरह से देख रहा था। वो जानता था कि ये कार्ड लॉक डोर है जो इससे क्या किसी और से भी नहीं खुलेगा। खबरदार जो मुझे बुलाने की कोशिश की। वो गुस्से से चिल्लाया तो वरदा को भी पारा हाई हो गया। समझते क्या हो खुद को? मैं क्यों बुलाऊंगी? मैं वरदा हूँ कोई। इतनी देर में ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो रोने लगी थी। दरवाज़ा खोलना चाहता था लेकिन इससे पहले ही बाहर करमशाह की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ तो कबीशा की सिट्टी गुम हुई। वो फ़ौरन से सोफे से उठा था, वरदा के मुंह पर हाथ रखकर इसको दरवाज़ा को आवाज़ को बंद किया था। बिल्कुल जब वो हल्की आवाज़ में बोला, करम क्यों आ गया? इस वक्त वो परेशानी से बोल रहा था जब इसे वो ये कहता सुनाई दिया, मैं सिक्योरिटी रूम में हूँ, रज्जो चाय भेज दो। कबीशा ने फ़ौरन इसे दरवाज़ा खोला और अपने कमरे में चला गया। वो करमशाह से ऐसे डर रहा था जैसे वो इसका बाप हो। वरदात के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। मैं पागल हूँ, कुछ भी नहीं है इनके दिल में मेरे लिए। वो सब कुछ छोड़ती बाहर निकल गई। कबीशा तो कमरे में चक्कर लगा कर थक चुका था जब इसका दरवाज़ा बजा। साहब खाना तैयार है, आ जाएं। अच्छा कहता वो बाहर निकल गया। खाने की मेज़ पर करीम शाह को देखते इसने बनावटी अंदाज में पूछा, कब तक वापस ऑफिस जा रहे हो? बस भाई जी, मैं थोड़ी देर तक निकलता हूँ, थोड़ी रिकॉर्डिंग देख लूँ। तो तुम पागल हो जो ऑफिस का काम छोड़कर ये फजूल काम कर रहे हैं? मैं घर ही हूँ तो मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ ऑफिस। वो गुस्से से बोला तो करम शाह बस जी भाई बोल पाया। रज्जो वरदा भाई भाभी को भी बुलाओ। कबीशा ने गुस्से से देखा लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वरदा को आज 4 महीने के बाद सबके साथ खाना खाने के लिए बुलाया गया था। वो इनकार कर देती लेकिन कबीशा को भी बताना था कि इसे परवाह नहीं किसी की। वो आराम से चलती आकर टेबल पर बैठ गई थी। कबीशा के अलावा वो सबके साथ ही खाना खाती थी। कबीशा का नवाला तो हलक में अटक ही गया था। ऐसी खांसी लग गई कि बस। करमशाह ने बहुत कमर सहलाई लेकिन नहीं। आखिर वरदा को उठना ही पड़ा और फिर चटा की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। वरदा ने पूरे ज़ोर से रखकर थप्पड़ सीध किया कबीशा की कमर में। तो चटा की आवाज़ के साथ ही कबीशा की खांसी गायब हो गई और इसने हैरत से वरदा की तरफ सर घुमा कर देखा। चुप जब ही वरदा ने भी सबको देखा। करमशाह, इरम, रज्जो और कबीशा सब हैरानगी से देख रहे थे कि चटाक भर की लड़की ने कबीशा को ऐसा रख के जुबान लगाया कि वो खांसी का दौरा तो भूल ही गया था। ये देखा ठीक हो गए। वरदा ने अपने दांतों की नुमाइश की तो करमशाह के लिए हंसी दबाया मुश्किल हो गया क्योंकि कबीशा को अभी तक जलन महसूस हो रही थी। यूँ लगता था जैसे किसी हिटलर ने मारा हो, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। वरदा भी आराम से आकर नाश्ता करने लगी थी क्योंकि अब कबीशा को फांसी का दौरा दोबारा नहीं पड़ना था। इस चमाट का बदला मैंने सूद में इतना लिया तो कहना वरदा कबीशा। इसने सोचा और खाने में मसरूफ़ हो गया। इसको तो ये समझ ही नहीं आ रही थी कि इसका साथ हुआ क्या। खाने से फारग होकर कबीशा फ़ौरन कमरे में चला गया था जबकि वो तीनों हॉल में बैठ गए थे। मैं भाई जी मिल लूँ ज़रा कहता पहुँचता चला गया जबकि वरदा और इरम शॉपिंग पर जाने की तैयारी करने लगी। भाई जी मैं आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। करमशाह को देखकर कबीशा का रंग ही उड़ गया था। भाई जी मैं जानना चाहता हूँ वो सब कुछ जिसकी वजह से एक सगी माँ और बाप ने अपनी औलाद को अपनाने से इनकार कर दिया। करम क्यों ज़ख्म ताज़ा करते हो? वो दुख से बोला, मैं चाहता हूँ मुझे इस औरत से मिलाएं। मैं पूछना चाहता हूँ इससे क्यों किया मेरे साथ ऐसा? करमशाह मैं चाहता था तुम इस औरत से कभी ना मिलो। वो इस काबिल नहीं है और मैं इसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली। गाड़ी जो वो लेकर गई थी वो अफ़गानिस्तान स्मगल कर दी गई है लेकिन तुम्हारी माँ का कुछ पता नहीं। मेरी माँ ना कही। आप इसे करमशाह तड़प कर बोला, मैंने आज तक इससे किसी भी लक़ब से नहीं पुकारा। हिना बेगम कहा, जब भी कहा आप अभी भी कह सकते हैं। तो आओ तुम्हें वहाँ से बताना
शुरू करता हूँ जहाँ वो मेरे और तुम्हारे बाप जलाल शाह को मिली थी। मुझे ये सब इसने खुद बताया था। इस उम्र में जब बच्चा ये सब नहीं सुन सकता। वो मुझे ये बताना चाहती थी कि मेरी इसके शौहर की ज़िंदगी में कोई औकात नहीं है और वो कितनी मोहब्बत करते हैं इससे। और ये सच भी साबित हुआ था, क्योंकि वो मेरी माँ के मरने के तीसरे दिन मेरी माँ के बेडरूम में थी और इसके आने के बाद मेरे बाप ने कभी मेरे लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। जलाल शाह की गाड़ी इशारे पर आकर रुकी तो बकारियों की लाइन लग गई। सभी चाहते थे कि इन्हें इस बड़ी गाड़ी वाले सेठ से पैसे मिले। जलाल शाह तो मिडिल क्लास का आम सा इंसान था। इसकी ज़िंदगी तो मेरी माँ ने बदल दी। किस्मत चमकाना इसे कहते हैं। नाना ज़मींदार थे और अमीर कबीर, लेकिन मामा इनकी वाहिद औलाद थी। पढ़ने लिखने के शौक़ ने मामा को कराची पहुंचा दिया। नाना करीम बख्श के पास बहुत दौलत थी तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था अपनी इकलौती औलाद की ख्वाहिश पूरी करना। एक फ्लैट कराची में ले लिया। जब भी यहाँ आते दोनों माँ बेटी वहीं रहते। एक रोज़ मामा का टकराव जलाल शाह से हो गया और इन्हें वो पसंद आ गए। मेरी मामा का नाम हुमा था। घर जाकर नाना को बता दिया कि इन्हें आज यूनिवर्सिटी में लड़का पसंद आ गया। नाना भी बड़े दिल के मालिक, फ़ौरन से बंदे बेचकर बुलवा लिया। पता चला तो वो तो बस खाली हाथ में कुछ नहीं पास। नाना ने कहा मेरी बेटी से शादी कर लो, जो चाहिए मिल जाएगा। जलाल शाह को भला और क्या चाहिए था। दोनों में नाना ने कराची एक बंगला ले दिया, एक छोटा सा कारोबार सेट कर दिया। जब तक वो मामा से मिले वो अमीर इंसान बन चुके थे, जिस पर नाना को कोई इतराज़ नहीं था। और फिर शादी के बाद मामा यहाँ आ गई। नवाब शाह से जलाल शाह ने मेरी मामा को खुश रखा। फिर मैं पैदा हो गया तो ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। लेकिन वो चाल तब आया जब मेरी मामा को अचानक से ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा वक्त नहीं। मैं 14 साल का था। मामा को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, लेकिन वो बहुत रोती मेरे लिए। जलाल शाह ख्याल रखते थे, परेशान थे। नाना आए थे हॉस्पिटल, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वापस चले गए। गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद बेकारियों में एक औरत भी थी जो खूबसूरत थी। जलाल शाह ने इस औरत को देखा तो सोए जज्बात ने इन्हें इस बकारन को पास बुलाने पर मजबूर कर दिया। सुनो, मेरे साथ चलोगे? बकारन मुस्कुरा कर बोली, क्या दोगे? जो तुम कहो। 10,000 मंजूर है, कहती हुई गाड़ी में सवार हो गए। बब्बू के उठ रहे थे। जब ड्राइवर को वापस जाने का हुक्म देते वो खुद ड्राइवर करने लगा। रास्ते में ही वो इस औरत के लिए ज़रूरत का सामान खरीद चुके थे। जो फ्लैट मेरे नाना का था वो भी जलाल शाह को मिल गया था। वो इसे वहीं लेकर गए। जाओ, नहा कर तैयार हो जाओ, ये रहे तुम्हारा सामान। वो नहा कर निकली और तैयार होने लगी। जब जलाल शाह वापस आए तो हैरान रह गए, क्योंकि वो तो कहीं से भी बकारा नहीं लग रही थी। इस दिन पहली दफ़ा जलाल शाह ने मेरी मामा के साथ खयानत की। मामा दिन ब दिन मज़ीद बीमार होती गई और जलाल शाह का घर आना महदूद से महदूद होता गया। अम्मा तो ये समझती थी कि वो मामा के पास होते हैं, लेकिन वो तो बस मामा के पास चंद घड़ियाँ गुजार कर इस औरत के आगोश में चले जाते थे, जो कि उन्होंने रखेल बना कर रखी थी। फिर मामा की डेथ हो गई और वो औरत तीसरे दिन रोज़ मेरी मामा के बेडरूम में आ गई। नाना यहीं थे। इस रोज़ बहुत रोए, बहुत तड़पे और फिर वो कभी यहाँ वापस नहीं आए और ना वो सारी दौलत वापस मांगी जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए दी थी। हिना बेगम ने यहाँ आते ही सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जलाल शाह तो पहले ही इसकी मीठी मुट्ठी में थे। अम्मा की भी कोई वैल्यू नहीं रही। हम दोनों एक दूसरे के हो गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे के। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मैंने इनकी बातें सुन ली। और 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मतलब मेरे बापा और हिना बेगम का ताल्लुक़ 8 से 9 महीने पुराना था और मेरी माँ की बीमारी का दौरानिया 10 महीने और 20 दिन था। मेरे बाप 2 महीने भी वफा ना कर सका था। वो दोनों ये बच्चा नहीं चाहते थे कि लोग क्या कहेंगे, और फिर उन्होंने प्लान किया कि बच्चा पैदा होते ही नर्स को बोलकर मरवा देंगी और वहीं फेंक देंगी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा और फिर मैं इसका पहरा देने लगा। वो जब भी कहीं जाती मैं पीछे जाता। हॉस्पिटल का पता किया, डॉक्टर और नर्स का पता लगाया। इनका मुंह मांगे पैसे दिए कि वो बच्चे को कुछ ना करें, मुझे दे दें, और इन दोनों को कह दिए, मार कर फेंक दिया। नफ़रत हो गई मुझे इन दोनों से। फिर वो तूफ़ानी रात भी आ गई और दोनों बाहर निकले तो मैं भी निकलने लगा। लेकिन रफ़ीक बाबा ने मुझे अकेले नहीं जाने दिया। वो भी मामा के बहुत वफ़ादार थे। और फिर मैंने तूफ़ानी रात में 4 घंटे इंतज़ार किया और फिर वो नर्स मुझे एक बच्चा पकड़ा कर वापस भाग गई और अपना
पैकेट ले गई। हमें रफ़ीक बाबा अपने घर ले गए। वहीं मैंने वर्दा को देखा और मोहब्बत कर बैठा। 3 दिन रहे वहाँ, बहुत ख्याल रखा उन्होंने। और फिर मैं तुम्हें वो नवाब शाह ले गया, वसई की गोद में डालकर वास्ता दिया कि तुम्हारा ख्याल रखे, और उन्होंने रखा भी। फिर अक्सर मैं तुम्हारे पास चला जाता। तुम भी प्यार बहुत था। तो हिना बेगम ने मुझे आवारा, बदमाश, लोफर, गुंडा और पता नहीं क्या क्या लक़ब दे दिया, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। अम्मा को भी बहुत सालों के बाद बताया था, क्योंकि उन्होंने कसम दी थी पैसों की मुझे कोई कमी नहीं थी जो मैं जलाल शाह से मांगता, क्योंकि नाना सब कुछ मुझे दे गए थे और इनका ख्याल फजल के बाप ने रखा। बहुत ईमानदार लोग थे। कबीर शाह ने बात मुकम्मल की तो करम शाह रो रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठता कबीर शाह के गले लग गया। कबीर शाह ने इसे रोने दिया था। काफ़ी देर के बाद ये नहीं पूछोगे वर्दा से निकाह कैसे हुआ और क्यों? बताएं क्यों? वो मुस्कराया। रफ़ीक बाबा बीमार हो गए। मैंने कहा था ज़िंदगी में जब भी मेरी ज़रूरत हुई मैं हाज़िर हो जाऊंगा, और इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तब वो हॉस्पिटल में थे, बीमार थे, अपनी बेटी के लिए रो रहे थे। लेकिन मैं तो नवाब शाह था, क्योंकि तुम्हें बुखार था तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आ सकता था। लेकिन मैंने इन्हें तसल्ली दी और फ़ोन पर ही निकाह कर लिया। इस वक्त फ़ोन आम नहीं थे। मेरे पास मोबाइल था, लेकिन इनके हमसाये में फ़ोन लगा हुआ था। वही हमारा निकाह हो गया। फिर जब तुम ठीक हो गए तब मैं गया लाहौर और निकाहनामा बनवा कर लाया। आप वर्दा से मिले थे? करम शाह ने प्यार से पूछा। कबीर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ, मिला था। रफ़ीक बाबा ने इसे नींद की गोली देकर सुला दिया था। छोटी सी थी, 10-11 साल की। वो प्यार भरे लहजे में बोला। मैंने देखा सो रही थी गहरी नींद में। मैंने थोड़ा सा प्यार किया तो नींद में ही बोली, अब्बा मुझे तंग ना करो, सोने दो। मैं तो बड़ी मुश्किल कहकर रोक पाया कि जाग ही ना जाए। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोल रहा था जब करम शाह शरारत से बोला, और फिर क्या किया? कबीर शाह गहरी सोच से बाहर निकला और फिर उल्टे हाथ की एक लगाई करम शाह को, जो इसे तंग कर रहा था। आप जाते थे मिलने? हाँ, बहुत दफ़ा गया, लेकिन कभी भी जागते मैं नहीं मिला। हमेशा ही वो सो रही होती और मैं प्यार करते वापस आ जाता। अम्मा जी को बताया था 6-7 साल बाद, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि जब तक 15 साल नहीं गुजर जाते मैं तब तक किसी को भी नहीं बताऊं। मजबूरन बात माननी पड़ी और 15 साल पूरे होने में अभी 2 माह बाकी हैं, तो 2 माह में तैयारी कर लें और 15 साल पूरे होते इसे ले आएं अपने कमरे में, क्योंकि दिल में तो सिर्फ वो ही है। नहीं, मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा, वो गुस्से से बोला। जब भी करम शाह जल्दी से उठा। ओह, भूल गया, मुझे कैमरे चेक करने थे। आपने बातों में लगा लिया। जबकि यही कबीर शाह की बोलती बंद हुई थी और करम शाह बाहर निकल गया। हेलो इम्तियाज़ जी साहब, सारा रिकॉर्ड साफ़ कर दो, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वो राजदारी से बोला। लेकिन साहब, वो छोटे साहब ने सारा रिकॉर्ड निकालने को बोला है। जो बोला है वो करो, कह देना रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आई समझ साहब? बंदा वो काम ही ना करे जिससे पकड़ा जाने का खौफ हो। बकवास बंद कर, बताता हूँ तुझे। माफ़ी साहब। चल कर बंद फ़ोन। जबकि दूसरी तरफ करम शाह बामुश्किल अपनी हंसी रोक पा रहा था। चल निकाल सारा रिकॉर्ड, कहता वो मसरूफ़ हो गया। जो वो पिछली रिकॉर्डिंग देख रहा था, इस पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे कि इसके बाज़ार शरीफ नज़र आने वाले भाई जी ने कोई एक रात भी मिस नहीं की जिस दिन दीदार यार ना किया हो। भाई जी, हद हो गई लापरवाही के। पिछले 4 महीने से कैमरे ख़राब हैं और ये गार्ड्स हमें बता ही नहीं रहा। इसको तो मैं आज निकाल बाहर करूँगा। क्या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? कबीर शाह खुशी से बोला, जैसे वो किसी बड़े हादसे से बाल बच गया हो। जी, मैं इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। गार्ड को पकड़ते हुए बोला, साहब बचाओ, हमको गार्ड चीखा तो कबीर शाह ने सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ लगा दी। करम शाह गार्ड को नीचे गिराए, इसका गला दबोचे हुए था। छोड़ो इसको, कबीर शाह ने गुस्से से कहा तो वो उठकर खड़ा हो गया। मैं देख लूँगा, सब जाओ यहाँ से, कहता वो रिकॉर्डिंग को चेक करने लगा। जबकि करम शाह मुस्कुराकर 1000 का नोट गार्ड को पकड़ाकर बाहर निकल गया। आज तो करम शाह यूं उतर कर चल रहा था जैसे इसने कोई मार्का मारा हो। तो बना दिया ना, करम शाह ने
ISI के सीक्रेट एजेंट को बेवकूफ़, इसने अपने मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग्स देखते हुए कहा और अंदर चला गया। क्या आप दोनों तैयार हो? वो दोनों ही मुस्कुराती हुई आ रही थी, जैसे कह रही हो हम तैयार हैं। चलें जी चलें, इरम ने कहा। तो वो तीनों बाहर निकल गए। मेन गेट खुला होने के बावजूद वो गाड़ी में बैठा ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रहा था। जब वो दोनों आकर पीछे बैठ गई। 1 मिनट, मैं ड्राइवर हूँ क्या? आप दोनों का? नहीं, इरम ने कहा। तो एक आगे आओ। भाभी आप आगे चली जाएं, इरम ने शर्माते हुए कहा। पागल हो, ये बीवियों की जगह होती है, तुम जाओ। तो मजबूरन इरम को आगे आना पड़ा। करणशाह का हाथ अभी भी हॉर्न पर था। करम चलो, वर्दा ने हॉर्न के शोर से तंग आकर कहा। चलते हैं भाभी, कहता वो फिर से हॉर्न पर हाथ रख गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। ये सब कहाँ गए हैं? कबीशा ने पूछा। साहब शॉपिंग करने गए हैं, रज्जो ने बताया। तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। गाड़ी निकालो, कहता वो अंदर चला गया। जबकि 5 मिनट के बाद वो इनके पीछे था। करमशाह जानता था कि वो आएंगे, तभी तो हॉर्न बजा बजा के इसको बताया था कि हम जा रहे हैं। रास्ते में करमशाह ने दरमियान वाले मिरर से वर्दा को देखा, जो अपने ध्यान बैठी थी, परेशान सी मुरझाई हुई। कली की तरह मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया की खुशियाँ इकट्ठी करूँगा वर्दा, करमशाह ने सोचा। और फिर एक नज़र साथ बैठी छोटी सी कन्फ्यूज सी लड़की पर डाली, जिसमें इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मोहब्बत तो इस वजूद से थी जो पीछे बैठी इसके बाई जी की मोहब्बत में पागल हो चुकी है, पूर देख चुकी है। इसके इश्क में ना हंसती है, ना खुश होती है, और ना अपना ख्याल रखती है। कबीशा भी तो इतनी ही मोहब्बत करते हैं वर्दा से। सारी ज़िंदगी मेरी मोहब्बत में इस औरत से ज़लील होते रहे। अगर आज मैं इनके लिए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो मुस्कुराया। हाँ, जो मेरे भाई जी की खुशी वही मेरी खुशी। और फिर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और करमशाह अपने भाई जी के मोहब्बत में खुशी ये कुर्बानी देगा। गाड़ी मॉल के बाहर आकर रुकी तो करमशाह ने जल्दी से दाएं बाएं देखा। कबीशा की गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। करमशाह की मुस्कुराहट गहरी हुई। अब भाई जी इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि मॉल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। मेन एंट्रेंस पर 4 गार्ड्स खड़े थे और पार्किंग एरिया में हाई सिक्योरिटी में था। करमशाह सब समझ चुका था। वो तीनों अंदर चले दाखिल हुए तो तीनों ही एक दूसरे से हिचकिचा रहे थे। फिर करम ने ही इनकी परेशानी कम करते इन्हें कपड़ों की तरफ जाने का इशारा किया, और फिर वो कपड़े देखने में मसरूफ़ हो गए। कबीशा की गाड़ी मॉल से दूर खड़ी थी, लेकिन वो खुद वहीं मौजूद था। शीशे से नज़र आते इसने मुरझाए चेहरे को देखते इसके दिल को कुछ हुआ था। वो कपड़े देखती और वापस रख देती। जबकि इरम ने 3-4 सूट ले लिए थे। वो बाहर निकले तो कबीशा ने इस शॉप का रुख किया, और जो कपड़े वो साथ लगा रही थी वो ले लिए। फिर वो ब्राइडल ड्रेसेस की तरफ बढ़े। इरम और करमशाह ने वर्दा की पसंद के ही जोड़े लिए थे, जबकि करमशाह के बहुत कहने पर भी इसने एक भी जोड़ा अपने लिए नहीं लिया था। वो इरम की पूरी मदद कर रही थी, लेकिन अपने लिए उठाकर देखती और वापस रख देती। करमशाह इसकी हालत से अनजान यही था। वो जानता था कि सामने खड़ी प्यारी सी लड़की भीग चुकी है इश्क में इसके बाई जी के। इसने बहुत कोशिश की थी कि इसे कबीशा नज़र आ जाए, लेकिन बाप तो बाप ही होता है। पार्टी वेयर हाउस में इरम और वर्दा ही थी, क्योंकि इरम को ड्रेस चेक करने थे तो करमशाह का क्या काम था। तभी वो अपने लिए शॉपिंग करने दूसरी तरफ चला गया था, क्योंकि वो जानता था इन्हें कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि पहरेदार इनके साथ है। इरम बारी बरकम जोड़ा लेकर ट्रॉय रूम में घुस चुकी थी, और इसे इधर काफ़ी सारा टाइम लगना था। जब कबीशा वहाँ दाखिल हुआ और लम्हे में वो वर्दा मुंह पर हाथ रखकर इसे कपड़ों के पीछे छुपा चुका था। इसकी बैक नेक पर लम्स बिखेर रहे थे। कौन हो तुम? वर्दा तो खौफ से कँपाने लगी थी, क्योंकि इसके तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि कबीशा वहाँ आ सकता है। तुम्हारी मौत, इसने सरगोशी की। मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुमने कत्ल किया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, वो रूहान सी हुई। किसी के दिल के कातिल हो तुम। देखो, मुझे कुछ भी करने से पहले सोच लेना, मैं वर्दा कबीशा हूँ, और मेरे कबीर तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। वर्दा ने पूरी हिम्मत से धमकी दी थी। क्या कर सकता है तुम्हारा कबीर? बोलो। वो बंदा मार सकते हैं। वर्दा की इस बात पर कबीशा को बहुत हंसी आई थी। तो मैं भी तो बंदा ही मार रहा हूँ, मुझे मत मारना। मेरे कबीर बहुत सख्त सज़ा देंगे तुम्हें। कबीशा तो
मिटा था वर्दा के मेरे कबीर कहने पर। कहाँ है तुम्हारा कबीर? वो इधर ही हैं मेरे पास। वर्दा ने इसे डराने को पूरा झूठ बोला था। अच्छा, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन अभी जो ड्रेस बाहर लड़की लेकर आएगी वो पहन कर चेक कर लो, वरना मैं नहीं मैं करती हूँ। वह जल्दी से बोली। गुड गर्ल, वो कहता इसे छोड़ चुका था। आंखें बंद करके सीधी बाहर चली जाओ, वरना नहीं मैं जाती हूँ, कहती वो फ़ौरन आंखें बंद कर चुकी थी जब कबीशा इसके होंठों पर लब रखते शिद्दत से चूम गया। जाओ। वो फ़ौरन से गायब हो गई, जबकि कबीशा तो पागल ही हो गया था ये सुनते कि मेरे कबीर। वो मुस्कुराता बाहर निकल गया। आप कहाँ चली गई थी? इरम ने परेशानी से कहा। मैं कहीं नहीं, यहीं थी, बस ये ड्रेस लेने गई थी। इसने सामने पड़े ड्रेस को देखकर कहा, जो अभी लेडी वर्कर रख कर गई थी। वाह, ये बहुत खूबसूरत है और आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है। आप ट्राई करें, मैं तो ये ज़रा सेट कर लूँ, इसने अपना ड्रेस ठीक करते हुए कहा। वर्दा खामोशी से वो भारी भरकम ड्रेस उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई। इरम ने अपना ड्रेस पसंद कर लिया था तो वर्दा का इंतज़ार करने लगी। वर्दा तो कोई 15 मिनट लगाकर बाहर निकली, लेकिन जब निकली तो इरम तो देखकर शॉक रह गई। वो तो बगैर मेकअप के भी हसीन लग रही थी। हाय अल्लाह, वर्दा भाभी आप तो बहुत हसीन लग रही हैं, भाई जी तो पागल हो जाएंगे देख के। वर्दा ने खुद को आईने में देखा और फिर मुस्कुरा दी। वो दोनों बाहर निकली तो करम शाह इन्हीं के इंतज़ार में था। इतनी देर भूख से बुरा हाल हो गया है मेरा, मैं पेमेंट करके आता हूँ, फिर कुछ खाने चलते हैं। जी ठीक, इरम ने कहा। सर ये पिंक ड्रेस की पेमेंट हो चुकी है, लड़की ने बताया। जी किस ड्रेस की? सर ये वाला ड्रेस की। इसने हैरानगी से देखा और फिर ओके कहता बाहर निकल गया। सारा सामान मुलाजिम गाड़ी में रख चुका था तो वो तीनों खाना खाने निकल गए। मुझे दो मोहब्बत करने वालों में घुसकर नहीं बैठना चाहिए, वर्दा ने इन दोनों को छेड़ते हुए कहा। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं, इरम ने कहा, जबकि करमशाह तो बस वर्दा को देख कर रह गया। रात वो देर से वो घर पहुँचे तो कबीशा हॉल में बैठा इनका इंतज़ार कर रहा था। इतनी देर करम वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। भाई जी, इन दो लड़कियों ने देर की है। मैंने तो नहीं की। इतने में मुलाजिम सारा सामान लेकर रख चुका था। कबीशा मोहब्बत से बोला था, गुड़िया दिखाओ क्या है लेकर आई हो। तो वो खुशी सब दिखाने लगी, जबकि वर्दा की तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखा और ना पूछा। ये वाला ड्रेस भाभी का है। इरम ने पिंक ड्रेस निकाल कर दिखाया। कबीशा ने कोई कमेंट नहीं दिया। वर्दा की आंखों में आई नमी करमशाह ने बगौर देखी थी, जबकि कबीशा नज़रअंदाज कर गया था। मैं थक चुकी हूँ, आराम करूँगी, कहती वो कमरे में चली गई। जबकि वो तीनों काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। वर्दा ने एक दफ़ा भी वो ड्रेस खोल कर नहीं देखा था। न जाने वो कौन था, बस वो सोच कर रह गई, या अल्लाह मुझे और किसी मुसीबत में मत डालना। मैंने तेरी बनाई हदूद में शुक्र कर लिया है। वो नफ़रत करते हैं मुझसे, लेकिन मैंने इस पर सब्र कर लिया है। वो रो पड़ी थी जब आकर लेट गई। आज इसे नींद नहीं आ रही थी, वो सोच कर गहराइयों में थी। सर, एक अहम बात बतानी थी, हारिस ने कहा। सुन रहा हूँ, बोलो। हाशिम की कॉल आई थी। वो क्या वो हिना बेगम सरमद आगा के पास है। मुझे मालूम था वो घटिया औरत ऐसी ही किसी जगह से मिलेगी। सर, वो बहुत बुरी हालत में है। मैं इसकी हालत और बुरी कर दूंगा हारिस। वो कातिल है मेरे बाप की और मेरी अम्मा की। ये दुनिया मकाफाते अमल है सर। वो सरमद आगा के घर नहीं है। कहाँ है फिर? इसकी कोठी जहाँ वो धंधा करवाता है। क्या? यस सर, सरमद आगा ने इन्हें धंधे पर बैठा दिया है और इन्हें दिन रात नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। बहुत चीखती है, रोती है, लेकिन वो जालिम लोग, ऐसी औरत का ऐसा ही अंजाम होता है। हारिस, कोशिश करना करमशाह को पता न चले, इसे दुख होगा। जो भी है, आखिर वो इसकी माँ तो है। सर, क्या आप इनके लिए कुछ नहीं करेंगे? नहीं, मैं इसे कभी बचाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इन बाकी की तमाम लड़कियों और औरतों को बचाना है जो वहाँ पर लाई गई हैं। खुद नहीं आई। ओके सर, कहता वो कॉल काट गया। कबीशा अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था, कभी इधर तो कभी इधर। फिर वो बाहर निकला और पानी पीने के बहाने इसने सारे घर का जायज़ा लिया। सभी सो रहे थे, कोई मुलाजिम भी नहीं जाग रहा था। वो इत्मीनान से कमरे में गया और फिर गार्ड को कॉल की कि अंदर की तरफ का कैमरा ऑफ कर दे। आराम से कदम उठाकर वो वर्दा के कमरे में दाखिल हुआ। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है ये लिटिल गर्ल कि तुम सिर्फ सिंगल लॉक लगाती हो, जब मैं सेकंड में खोल सकता हूँ। मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। वर्दा को मुश्किल से थोड़ी देर पहले नींद आई थी। रोते रोते कब वो नींद में डूब गई, इसे
पता ही नहीं चला। हल्की रोशनी में इसका चेहरा पिलपिलाहट ज़द लग रहा था, आंसुओं की लकीर भी थी चेहरे पर। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं माफ़ कर सकता। इसके नक्श छूते ही वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। काश मैं बता सकता कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। क्यों किया ये सब? मेरा इंतज़ार करना था। क्यों सोचा निकाह का? वो तड़प गया था। किसी तरह ये आग कम नहीं हो रही कि तुम करम शाह से शादी का फ़ैसला कर चुकी थी। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने छोटे साहब से मोहब्बत करना थी। फिर क्यों नाम लिया किसी और का? वो आज बहुत आहिस्ता आहिस्ता से छू रहा था कि वो जाग ना जाए। मैं जिस दिन भूल गया सब, इस दिन तुम मेरी बाहों में होगी, लेकिन इससे पहले नहीं। तुम्हें तड़पना होगा लिटिल गर्ल, जैसे कभी शाह तड़प रहा है। वो इसके लबों पर झुकते आहिस्ता से चूम गया, फिर वो आराम से वापस चला गया और जैसे लॉक था वैसे ही लॉक कर दिया। हाँ, ऑन कर दो कैमरा, कहते वो बेड पर लेट चुका था, क्योंकि अब आसानी से नींद आ जानी थी। हेलो सर। हाशिम बोलो। वो ऑफिस में बैठा था जब इसकी कॉल आई थी। सर, वो सब लड़कियां वापस पहुंच चुकी हैं। हाशिम को किसी को बैंक भी नहीं पढ़नी चाहिए ने किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करवा दो जल्दी। जी सर, कहता वो फ़ोन रख चुका था। हारिस, अंदर आओ। यस सर। वो फ़ौरन से अंदर आया था। वो तमाम लड़कियों को जो वापस आई हैं अपनी निगरानी में इनके घरों तक पहुंचा दो और इनको मुकम्मल रिकॉर्ड रखना अपने पास। जी सर, आप परेशान नहीं हो, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।